अधिकार मिलना एक बात है, लेकिन सोचिए अगर कोई उन अधिकारों को छीनने की कोशिश करे तो हमारे पास क्या सुरक्षा है? मतलब क्या कोई गारंटी है? आज हम संविधान के उसी गार्डियन एंजल की बात करने वाले हैं जो हमारी आजादी की रक्षा करता है। बिल्कुल। और आज की हमारी ये जो चर्चा है, इसका सफर बहुत दिलचस्प होने वाला है। हम शुरू करेंगे अपनी संस्कृति और शिक्षा से जुड़े अधिकारों से, मतलब अनुच्छेद 29 और 30 से। ठीक है। फिर हम उस कवच पर आएंगे जो इन सभी अधिकारों को असल में बचाता है, अनुच्छेद 32, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। और वो कहानी भी तो है, संसद और सुप्रीम कोर्ट वाली। हाँ, और अंत में हम संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच उस ऐतिहासिक खींचतान की कहानी को समझेंगे, जिसने हमेशा के लिए ये तय कर दिया कि हमारे मौलिक अधिकारों का असली मालिक कौन है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं अनुच्छेद 29 से। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये सिर्फ अल्पसंख्यकों का अधिकार है, पर ऐसा है नहीं, है ना? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये कहता है कि भारत के हर नागरिक को, मैं फिर दोहरा रहा हूं, हर नागरिक को अपनी बोली, भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाने का पूरा हक है। ये हर नागरिक शब्द वाकई बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि ये अधिकार सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है, ये बहुसंख्यकों पर भी उतना ही लागू होता है। एक तरह से ये हमारे संविधान का हमारी विविधता को सलाम करने का तरीका है। मतलब चाहे कोई छोटी सी बोली हो जो कुछ ही गांव में बची है, या कोई बहुत पुरानी परंपरा हो, संविधान कहता है इसे बचा कर रखो, ये तुम्हारा हक है। एकदम। और इसी में एक और बहुत ही प्रैक्टिकल बात कही गई है कि कोई भी स्कूल या कॉलेज जिसे सरकारी मदद मिलती है, वो किसी को भी सिर्फ धर्म, जाति या भाषा के आधार पर एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता। ये तो शिक्षा में समानता की एक बहुत मजबूत नींव रखता है। बिल्कुल। और अनुच्छेद 30 इसी नींव पर, समझिए, एक और मंजिल बनाता है। वो खास तौर पर भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को यह अधिकार देता है कि वो अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान यानी स्कूल कॉलेज न सिर्फ खोल सकते हैं, बल्कि उन्हें अपने तरीके से चला भी सकते हैं। हाँ बिल्कुल, उन्हें अपने तरीके से चला भी सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने समुदाय की जरूरतों के हिसाब से अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना सकते हैं। पर क्या सरकार मदद देने में कोई भेदभाव कर सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकती। संविधान में यह साफ लिखा है कि सरकार आर्थिक मदद देने में इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी कि वो संस्थान एक अल्पसंख्यक समूह चला रहा है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो अनुच्छेद 29 सबकी संस्कृति की रक्षा करता है और 30 अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति को शिक्षा के जरिए आगे बढ़ाने का अधिकार देता है। ठीक है, तो ये तो हुए हमारी पहचान और हमारी शिक्षा से जुड़े अधिकार। लेकिन अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबसे जरूरी है। अगर इनमें से कोई अधिकार हमसे छीना जाए तो हम कहाँ जाएंगे? और यहीं पर एंट्री होती है अनुच्छेद 32 की, जिसे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। इतनी बड़ी बात उन्होंने क्यों कही होगी? उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अनुच्छेद 32 के बिना बाकी सारे मौलिक अधिकार सिर्फ, आप कह सकते हैं, अच्छी अच्छी बातें बनकर रह जाते। एक खूबसूरत घोषणा पत्र जिसकी कोई गारंटी नहीं होती। ये अनुच्छेद ही वो चाबी है जो अधिकारों के ताले को असल में खोलती है। और ये हर नागरिक को अधिकार देता है कि वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। हाँ, अगर उसके मौलिक अधिकार का हनन हो तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। कोई निचली अदालत नहीं, सीधा देश की सबसे बड़ी अदालत। और जब कोई वहां पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास क्या शक्तियां होती हैं? मैंने रिट के बारे में सुना है, ये क्या है? देखिए, रिट्स को आप सुप्रीम कोर्ट के वो 5 ब्रह्मास्त्र समझ सकती हैं जिनसे वो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। ये सिर्फ आदेश नहीं, बल्कि बहुत शक्तिशाली कानूनी निर्देश हैं। इन्हें समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण है बंधी प्रत्यक्षीकरण, यानी हेबियस कॉर्पस। ये नाम सुनने में काफी भारी लगता है, इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है शरीर को प्रस्तुत करो। सोचिए, पुलिस किसी को बिना कोई कारण बताए उठा ले जाए और किसी को पता न चले कि वो व्यक्ति कहाँ है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का कोई रिश्तेदार या दोस्त इस रिट के तहत कोर्ट जा सकता है। अच्छा। और कोर्ट तुरंत पुलिस को आदेश देगा कि उस व्यक्ति को हमारे सामने पेश करो और बताओ कि उसे किस कानून के तहत हिरासत में रखा है। अगर हिरासत गैर कानूनी पाई गई तो कोर्ट उसे तुरंत रिहा करने का आदेश देता है। वाह, मतलब ये तो किसी को गैर कानूनी तरीके से गायब कर दिए जाने के खिलाफ एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। अगर ये अधिकार ना हो तो सरकार या पुलिस की शक्ति कितनी निरंकुश हो सकती है। ये तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रीढ़ की हड्डी है। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से समझा। इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रक्षक कहते ही हैं।
अब दूसरे रिट पर आते हैं। मान लीजिए कोई सरकारी अधिकारी है, उसका काम है लोगों का राशन कार्ड बनाना, लेकिन वो बना ही नहीं रहा। लोग चक्कर काट काट के परेशान हैं, तब क्या होगा? हाँ, ये तो एक बहुत आम समस्या है। इसके लिए भी कोई उपाय है? बिल्कुल। इसके लिए है परमादेश यानी मैंडेमस। इसका मतलब है हम आदेश देते हैं। इसके तहत कोर्ट उस सरकारी अधिकारी या संस्था को उसका वो काम करने का आदेश देता है जो कानूनन उसे करना ही चाहिए। ये सरकारी मशीनरी को जवाबदेह बनाने का एक तरीका है। अच्छा, तो ये सरकारी इनएक्शन के खिलाफ एक हथियार है, पर ये शायद किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हो सकता। नहीं, ये राष्ट्रपति, राज्यपाल या किसी निजी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता। ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई कोर्ट ऐसा केस सुन रहा है जो इसके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता, जैसे कोई छोटा सा कोर्ट दो राज्यों के विवाद पर फैसला सुनाने लगे। ऐसी ही स्थिति को रोकने के लिए तीसरी रिट है प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन। इसका मतलब है रोकना। जैसे ही ऊपरी अदालत को लगता है कि कोई निचली अदालत अपनी लक्ष्मण रेखा लांघ रही है, वो तुरंत ही रिट जारी करके कार्रवाई को बीच में ही रोक देती है। मतलब ये एक तरह का प्रिवेंटिव एक्शन है, फैसला आने से पहले ही गलती को रोक देना। एकदम। लेकिन क्या हो अगर निचली अदालत ने अपनी सीमा लांघकर फैसला सुना भी दिया हो, तब क्या कुछ हो सकता है? हाँ, उसके लिए है चौथी रिट उत्प्रेषण यानी सर्शिरारी। इसका मतलब है और जानकारी देना। अगर निचली अदालत ने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर या न्याय के सिद्धांतों को तोड़कर कोई फैसला दे दिया है, तो ऊपरी अदालत इस रिट के जरिए उस केस के सारे कागजात अपने पास मंगवा सकती है और उस फैसले को रद्द कर सकती है। अच्छा, इसीलिए कुछ लोग इसे फैसले का पोस्टमार्टम भी कहते हैं। हाँ, क्योंकि ये गलती हो जाने के बाद उसे सुधारता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब एक रोकने के लिए है और एक सुधारने के लिए। अब आखिरी रिट कौन सी है? आखिरी है अधिकार पृच्छा यानी को वारंटो। इसका मतलब है किस अधिकार से। सोचिए, कोई व्यक्ति नकली डिग्री के सहारे या गलत तरीके से कोई सरकारी पद हासिल कर लेता है, तब कोई भी नागरिक इस रिट के जरिए कोर्ट में चुनौती दे सकता है। कोर्ट फिर उस व्यक्ति से पूछता है कि आप किस अधिकार से इस पद पर बैठे हैं, और अगर वो अपना हक साबित नहीं कर पाता तो कोर्ट उसे पद से हटा देता है। तो ये पांचों रिट्स मिलकर एक ऐसा सुरक्षा चक्र बनाती हैं जो ये पक्का करता है कि हमारे अधिकार सिर्फ कागज पर न रह जाएं। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आता है, क्या ये अधिकार असीमित है? क्या इन पर कभी कोई रोक नहीं लग सकती? बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, ये अधिकार असीमित नहीं है। क्या है कि संविधान बनाने वाले जानते थे कि व्यक्ति के अधिकार और देश की सुरक्षा के बीच एक संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। इसीलिए उन्होंने अनुच्छेद 33 और 34 बनाए। अनुच्छेद 33 संसद को यह शक्ति देता है कि वो सेना, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को सीमित कर सके। लेकिन ऐसा क्यों? ये तो उनके साथ एक तरह का भेदभाव लगता है। इसका मकसद अनुशासन बनाए रखना है और ये सुनिश्चित करना कि वो अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन कर सकें। आप खुद सोचिए, अगर सीमा पर तैनात किसी सैनिक को भाषण देने की पूरी आज़ादी हो और वो कोई संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक कर दे, तो देश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है ना? हाँ, बात तो सही है। अनुशासन और कर्तव्य को प्राथमिकता देना जरूरी है। इसी तरह अनुच्छेद 374 कहता है कि अगर किसी इलाके में मार्शल लॉ यानी सैन्य शासन लगा हो, तो वहां भी मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 19 मतलब बोलने की आज़ादी वगैरह अपने आप निलंबित हो जाता है। एक मिनट, क्या सारे अधिकार निलंबित हो सकते हैं? नहीं, और यही भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है। 44वें संविधान संशोधन के बाद ये तय कर दिया गया कि चाहे कुछ भी हो जाए, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। हाँ, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, इन्हें कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। यह हमारे सिस्टम का, आप कह सकती हैं, नॉन निगोशिएबल हिस्सा है। ये जानना बहुत राहत की बात है। तो अब हम उस कहानी पर आते हैं जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। सबसे बड़ा सवाल, क्या संसद जो कानून बनाती है इन मौलिक अधिकारों को बदल सकती है? क्या वो इन्हें हमसे छीन सकती है? ये भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे बड़ा टकराव था। एक तरफ थी संसद जो कहती थी कि भाई हमें जनता ने चुना है, तो हमारे पास संविधान के किसी भी हिस्से को बदलने की शक्ति है। और दूसरी तरफ थी सुप्रीम कोर्ट जो कहती थी कि हम संविधान के रक्षक हैं और हम मौलिक अधिकारों को छीनने नहीं देंगे। इस खींचतान के 4 बड़े पड़ाव हैं, है ना? हाँ, 4 बड़े पड़ाव हैं। चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। पहला पड़ाव आया आज़ादी के तुरंत बाद 1951 में। शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाँ, संसद अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है।
तो शुरुआत में पड़ला संसद के पक्ष में झुका हुआ था। तो शुरू में संसद के पास पूरी शक्ति थी, फिर कहानी में मोड़ कब आया? कहानी में एक नाटकीय मोड़ आया 16 साल बाद, 1967 में, गोलकनाथ केस में। सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही पुराना फैसला 180 डिग्री पलट दिया। 11 जजों की बेंच ने कहा नहीं, मौलिक अधिकार पवित्र हैं और संसद उन्हें छू भी नहीं सकती। इस एक फैसले ने संसद की शक्तियों पर बहुत बड़ी लगाम लगा दी। जाहिर सी बात है, उस समय की सरकार को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई होगी। उन्होंने क्या किया फिर? आपने सही अंदाजा लगाया। संसद ने जवाबी हमला किया। 1971 में सरकार 24वां संविधान संशोधन लेकर आई। इस संशोधन में साफ साफ लिख दिया गया कि संसद को संविधान के किसी भी हिस्से को, जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल है, बदलने की असीमित शक्ति है। अब गेंद वापस संसद के पाले में थी। तो अब ये खुली जंग बन चुकी थी। संसद कह रही थी हम बदल सकते हैं, कोर्ट कह रहा था आप नहीं बदल सकते। इसका फैसला कैसे हुआ? इसका फैसला हुआ भारतीय न्यायपालिका के इतिहास के सबसे बड़े मुकदमे में, 1973 का केशवानंद भारती केस। इसमें अब तक की सबसे बड़ी 13 जजों की बेंच बैठी। महीनों तक सुनवाई चली और आखिर में कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने हमेशा के लिए भारत के लोकतंत्र का भविष्य तय कर दिया। और वो फैसला क्या था? उन्होंने किसका पक्ष लिया? कोर्ट ने एक बीच का बहुत ही बुद्धिमानी भरा रास्ता निकाला। उन्होंने कहा ठीक है, हम मानते हैं कि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल हैं। यहां तक तो संसद की जीत हुई। लेकिन फिर कोर्ट ने एक बहुत बड़ी शर्त जोड़ दी। उन्होंने कहा लेकिन आप संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते। मूल ढांचा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप घर की मरम्मत कर सकते हैं, दीवारों पे नया पेंट कर सकते हैं, कमरों का आकार बदल सकते हैं, लेकिन आप घर की नींव को नहीं तोड़ सकते। वो चीजें जो संविधान की आत्मा है, जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, कानून का शासन, इन्हें संसद भी नहीं छू सकती। और ये मूल ढांचा क्या है, ये कौन तय करेगा? यही तो इस फैसले की सबसे बड़ी शक्ति है। कोर्ट ने कहा ये हम तय करेंगे। हम समय समय पर अपने फैसलों से बताएंगे कि मूल ढांचे में क्या क्या आता है। और ये मूल ढांचे का सिद्धांत, ये भारत की न्यायपालिका का दुनिया को एक अनोखा तोहफा है। इसने हमेशा के लिए तय कर दिया कि भारत में संविधान सर्वोच्च है, संसद नहीं। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार ये है कि हमारे पास न सिर्फ अपनी संस्कृति और शिक्षा को बचाने के अधिकार हैं, बल्कि उन अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 जैसा एक मजबूत कवच भी है। बिल्कुल, एक ऐसा कवच जिसमें 5 शक्तिशाली रिट शामिल हैं। और हमने ये भी जाना कि हमारे अधिकार असीमित नहीं हैं, उन पर तर्क संगत सीमाएं हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, हमने उस ऐतिहासिक टकराव को समझा जिससे मूल ढांचे का सिद्धांत निकला, जो ये सुनिश्चित करता है कि संविधान की आत्मा हमेशा सुरक्षित रहे। तो अब जाते जाते एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। अभी तक हमने उन अधिकारों की बात की जो नागरिक यानी हम सब राज्य से मांग सकते हैं, लेकिन एक आदर्श देश बनाने के लिए खुद राज्य से क्या उम्मीदें की जाती है? संविधान निर्माताओं ने एक आदर्श भारत का क्या सपना देखा था? अगली बार हम इसी पर बात करेंगे, जब हम संविधान के उस हिस्से को समझेंगे जो सरकार के लिए एक नैतिक दिशा निर्देश की तरह है, यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व। ये वो सपने हैं जिन्हें साकार करने की जिम्मेदारी हर सरकार की होती है।